नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्वर क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, एक कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमराज सुंडा जी ने लिखा है, आज हम लोग उसका 171वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन और फोटो पीरियोडिज्म, इन दो चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है और फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है। जैसे कि मैंने 170वां लेक्चर जब पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि फोटो रेस्पिरेशन सॉरी फोटो पीरियोडिज्म है, इसको मैं आगे वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो आज वही लेक्चर है जिसमें आज हम लोग फोटो पीरियोडिज्म के बारे में डिटेल में समझेंगे और इसके साथ से ये भी समझेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप यहाँ पर जो 8 कोर्सेज दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि 8 कोर्सेज आपको पढ़ने को अच्छे से मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको मात्र 500 रुपए का पेमेंट करना है। ये पेमेंट आप हमें कर दोगे और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज देना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजोगे कैसे? टेलीग्राम पर जाना और टेलीग्राम पर जाके सर्च करना @विजय कुमार गिरी 945, जैसे लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से लिख के जब आप सर्च करोगे तो वहां पर आपको एक कांटेक्ट मिलेगा। वहां पर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है जो आपने पेमेंट किया है 500 रुपए वाला। इसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो। मात्र ये दो चीजें हमें देने के बाद आपको जो पूरा कोर्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो प्लांट में रेस्पिरेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है फोटो रेस्पिरेशन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलेट पाथवे, और दूसरा होता है आगे चल के रेस्पिरेशन। तो आज हम इस समय पढ़ने वाले हैं फोटो रेस्पिरेशन या फिर ग्लाइकोलेट पाथवे। तो ग्लाइकोलेट पाथवे जो होता है, एक साइंटिस्ट थे, नाम था को 1963 में इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था एक टर्म जिसको कहा जाता है फोटो रेस्पिरेशन। इस ये रिफर्स करता है कि रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ध्यान से समझना, पहले हम लोग जानते थे कि जब लाइट प्रेजेंट होती है तो हम पौधे क्या करते हैं, लाइट प्रेजेंट होती है तो पौधे केवल और केवल फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन बाद में जब कोर्तको आए तो इन्होंने 1963 में बताया कि पौधे लाइट के उपस्थिति में केवल फोटो सिंथेसिस ही नहीं करते हैं बल्कि वो फोटो रेस्पिरेशन भी करते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता था लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये चीजें किन्होंने बताई थी, कोर्तबो ने बताई थी। तो इन फोटो रेस्पिरेशन high concentration oxygen induced by high light check the production of two molecules of PGA and form glycolate instead of one molecule of PGA। ध्यान से समझना, मैंने कल वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया था केल्विन साइकिल। ठीक, ये है अपनी क्या, केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड RuBP एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर रुबिस्को एंजाइम के थ्रू क्या बना लेता है, ग्लाइकोसिलेट बना लेता है। फिर आगे ऐसे चल के ये अपना रुबिस्को बाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट ये बनता रहता है। तो ये केल्विन साइकिल होती है जिसको C3 साइकिल बोलते हैं। अब यही कहा जा रहा कि फोटो रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन हो जाता है तो यही RuBP जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को न एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ऑक्सीजन की कमी, अगर ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो ऑक्सीजन को ही एब्जॉर्ब कर लेगा ये RuBP। और जब RuBP जो है जब ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो रिबिस्को एंजाइम बनता है और इसी से फिर क्या आगे चलकर बनता है, ग्लाइकोलेट बन जाता है। और यही ग्लाइकोलेट आगे जाकर ग्लाइसिन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया यहाँ से फिर निकलता है। ठीक, इसमें ATP से ADP निकलता है, यानी कि इसमें एनर्जी भी कंज्यूम हो रही है। ATP से ADP बन रहा है यानी कि पौधे के पास जो खुद की एनर्जी है वो एनर्जी भी खर्च हो रही है, ग्लाइसरेट बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया निकल रहा है। ठीक, तो ये बहुत ही बेकार तरीके का एक प्रक्रिया होती है जो कि पौधों के अंदर होती है जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें क्या बनता है, H2O2 फॉर्म होता है। इसमें क्या फॉर्म होता है, H2O2 फॉर्म होता है। और ये जो होता है ग्लाइकोलेट पाथवे,
ग्लाइकोलेट पाथवे को C2 साइकिल वे बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्बन का कंपाउंड है ग्लाइकोलेट, ये ग्लाइकोलेट जो होता है ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, सॉरी 2 कार्बन का कंपाउंड होता है ये ग्लाइकोलेट। इस वजह से इसको C2 साइकिल भी बोलते हैं। किसको? ग्लाइकोलेट पाथवे या फोटो रेस्पिरेशन को। इसमें एटीपी बनती नहीं है, कह रहा है इसमें एटीपी बनती नहीं है, मतलब इसमें एनर्जी नहीं बन रही है, इसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ये काफी हार्मफुल होता है। इट अकर्स इन कहाँ कहाँ होता है? ये कुछ पार्ट तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, कुछ प्रोक्सिसोम्स में होता है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ध्यान से समझना, ये तीनों प्रक्रिया अलग अलग होती है। जैसे कुछ इसमें से ये जो पूरा ये पार्ट दिख रहा है, इसमें से थोड़ा सा पार्ट ये क्लोरोप्लास्ट में होगा, फिर ये वाला पार्ट जाके कहाँ पर होगा? प्रोक्सिसोम्स में होगा, फिर ये वाला जो अपना पूरा पार्ट है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 1 पार्ट, 2 पार्ट और यहाँ से फिर ये 3 पार्ट। तो कहाँ कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा, प्रोक्सिसोम्स में होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में। तीनों अलग अलग हो जाता है, ये होता है, फिर यहाँ से ये होता है, फिर यहाँ से ये होता है। तो ये तीनों जो चीजें हैं ये अलग अलग, पहले क्लोरोप्लास्ट में होगा थोड़ा सा, फिर थोड़ी प्रक्रिया जो होती है प्रोक्सिसोम्स में होती है, और उसके साथ साथ थोड़ी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसी को हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ये होता क्यों है? जब C3 साइकिल में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, सॉरी, जब C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होने लगती है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, तो RuBP जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ना एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने लगता है। और जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये वाली साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा तो ये वाली साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो दोनों साइकिल चलती रहती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, सॉरी, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जब हाई हो जाएगा तो फिर फोटो रेस्पिरेशन होने लगेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड ठीक ठाक मात्रा में रहेगा तो केल्विन साइकिल चलती रहेगी अपनी। इसके बाद आता है रेस्पिरेशन। जैसे आदमी में रेस्पिरेशन होता है, हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उस तरीके से होता है। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उस तरीके से पौधे में भी होता है। इसमें एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी कैसे रिलीज होती है? ऑक्सीडेशन होने लगता है हमारे पास, जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है। अब ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होता क्या है। जब फोटोसिंथेसिस होता है, जैसे H2O है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों लाइट के रिएक्शन में जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक, ये चीजें होती हैं। फोटोसिंथेसिस का सबसे बेसिक जो केमिकल रिएक्शन है वो यही है। अब इसको ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पर काम हो रहा है। ये जो आपका दिख रहा है, ये ग्लूकोज जो दिख रहा है, ये क्या होता है? ये जो ग्लूकोज है एक तरीके का फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होता है। इसके साथ साथ स्टार्च है, फ्रक्टोज है, जो भी चीजें हैं वो सभी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होती हैं। तो जब इनका ऑक्सीडेशन होने लगता है, क्या? जब इनका क्या होने लगता है? ऑक्सीडेशन होने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। इनका ऑक्सीडेशन होगा कैसे? इनका ऑक्सीडेशन होता है, एक प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलाइसिस। उसमें फिर ये जो होता है ये ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन की मदद से पायरुविक एसिड बना देता है, और पायरुविक एसिड जब बनता है तब एटीपी निकलता है, और यही होता है एनर्जी देने का काम करता है। जो एटीपी निकलता है यही एटीपी एनर्जी देता है। एनर्जी दे के फिर ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी दे के। यानी कि एटीपी जो होता है इसके पास बहुत ढेर सारी एनर्जी होती है, और ये एनर्जी जो एडीपी में कन्वर्ट होता है तो इसकी एनर्जी सब निकल जाती है। तो ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, फर्स्ट एंड कॉमन स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस जो मैंने अभी बोला कि ग्लाइकोलाइसिस होती है, इसमें पायरुविक एसिड बनता है, वही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है। इसमें जो पायरुविक एसिड बनता है वो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, यानी कि C6H12O6 से क्या बनेगा? 2 पायरुविक एसिड बनता है। इसके साथ साथ इन प्रोडक्ट इसका जो होता है ग्लाइकोलाइसिस में ये पायरुविक एसिड होता है, और ये जो होता है ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है और एनारोबिक कंडीशन में होता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। ध्यान से समझना, क्योंकि ऑक्सीजन तो इसमें लगता है, लेकिन ऑक्सीजन पौधे कहाँ से पाए जाते हैं?
पौधे अपना ऑक्सीजन पा जाते हैं, क्योंकि पौधे खुद ही ऑक्सीजन बना रहे होते हैं, तो वहीं से ले लेते हैं। कहने का मतलब ये बाहर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके नहीं लेते हैं ये रेस्पिरेशन करने के लिए। इनके जो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बना है उसी को ये ले लेते हैं, ठीक। तो और ये होता कब है? एनारोबिक कंडीशन में होता है। और कहाँ होता है? कोशिका का साइटोप्लाज्म जो होता है वहां पर होता है। एसिटाल को एंजाइम ए जो होता है वो लिंक हो जाता है मॉलिक्यूल बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल जो चलते रहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल, जिसको हम C3 साइकिल बोलते हैं, ये दोनों से लिंक हो जाता है एसिटॉल को एंजाइम ए। टू मॉलिक्यूल जो होते हैं पायरुविक एसिड के फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये लिंक हो जाते हैं अपने क्रेब साइकिल में। ध्यान से समझना, जो यहाँ से पायरुविक एसिड से ऑक्सीडाइज होता है, जब ये पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज होता है तो एटीपी निकलता है, और यही एटीपी फिर क्रेब साइकिल में, जो मैंने बोला था ना कि 6 एटीपी यहाँ लग रहा है, 3 एटीपी वहां लग रहा है, ध्यान से अगर आप देखो तो मैंने ये जो बताया था, तो मैंने कहा था ना 3 एटीपी यहाँ और NADPH लग रहा है, और यहाँ 3 एटीपी लग रहा है, इधर 3 एटीपी लग रहा था। तो ये जो एटीपी यहाँ और यहाँ लग रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो रेस्पिरेशन के थ्रू जो बन रहा है एटीपी, वो यहाँ क्रेब साइकिल में आके, क्रेब साइकिल में जो बन रहा है एटीपी, सॉरी, जो ग्लाइकोलाइसिस में बन रहा है, बोले तो रेस्पिरेशन में जो बन रहा है एटीपी, वही आके क्रेब साइकिल में यूज हो रहा है। टू मॉलिक्यूल NADH2 फर्दर विल बी यूज टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू रिलीज H2। और NAD जो होते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये यूज कर ले जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने में, और क्या करने में? पानी को रिलीज करने में। बात करते हैं इसमें नेट प्रोडक्ट की। अगर हम बात करें तो दो एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में निकलती है, लेकिन इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP विल बी ऑक्सीडाइज एरोबिकली टू यील्ड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ठीक। Thus, total molecule of ATP through glycolysis is in presence of oxygen will be 8, ठीक। ध्यान से समझना, 2 तो ATP डायरेक्ट बन गया, और NADP जब ऑक्सीडाइज होता है तो 6 मॉलिक्यूल ATP के निकलता है, तो 2 तो यहाँ से निकल गया ग्लाइकोलाइसिस से, और इसके साथ साथ जब 2 मॉलिक्यूल जो NADPH2 के थे ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो इससे फिर 6 मॉलिक्यूल ATP के निकल जाएंगे। तो टोटल अपने पास कितना हो गया? 6 इधर से निकल गया, 2 इधर से निकल गया, तो अपने पास कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक। तो अपने पास दो एटीपी ना आकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे पास कितना आ जाता है? ये आ जाता है टोटल 8 एटीपी। यहाँ पर एक ध्यान से समझना, जो एनारोबिक कंडीशन में बोल रहा हूँ, ये एनारोबिक कंडीशन का मतलब ये है कि पौधे को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है बाहर से, ये ध्यान से समझना। पहले जो रेस्पिरेशन होता है इसमें ऑक्सीजन तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन लग ही रहा है, ये ऑक्सीजन तो लग ही रहा है, तो ऐसे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। एनारोबिक कंडीशन मतलब पौधे बाहर से नहीं ले रहे हैं ऑक्सीजन, इनके बॉडी में जो ऑक्सीजन है इन्होंने जो फोटोसिंथेसिस से बनाया है उसी का यूज कर रहे हैं। चाहे हम क्रेब साइकिल की बात करें, चाहे ETS साइकिल की, साइट्रिक एसिड और CTS साइकिल टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया अंडर एरोबिक कंडीशन। ये क्रेब साइकिल जो होती है और ETS साइकिल जो होती है, ये एरोबिक कंडीशन में होती है, और वहीं जो अपनी ग्लाइकोलाइसिस होती है ये कहाँ पर होती है? ये अपनी होती है किसमें? ग्लाइकोलाइसिस चाहे EMP, ये एनारोबिक कंडीशन में होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको याद कर लेना। ETS साइकिल और क्रेब साइकिल एरोबिक कंडीशन में होता है, ग्लाइकोलाइसिस और EMP जो होता है ये एनारोबिक कंडीशन में होता है। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन होता है, पौधे रेस्पिरेशन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, NADPH2 के फॉर्म में रिलीज होती है और ATP के फॉर्म में रिलीज होती है। फिर NADPH2 जो होता है वो आगे चलकर 6 मॉलिक्यूल के ATP बना लेता है, तो ATP को ऊर्जा का सिक्का ही बोला जाता है। तो ये जब सभी चीजें होती हैं तो ये क्या होती है? ये एनर्जी निकालता है। अब एक चीज और ध्यान से समझना कि पौधों में ये सभी चीजें साइटोप्लाज्म में हो रही हैं, और आदमियों में ये चीजें कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज नेट 36 ATP, यानी कि एक जब C6H12O6 जब एक टूटता है, यानी कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब टूटता है तो टोटल 36 ATP निकलता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप जरूर याद कर लेना। रेस्पिरेटरी कोसेंट के बारे में बात करते हैं। रेस्पिरेटरी कोसेंट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब इन द रेस्पिरेशन। ध्यान सुनो, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है। अब कितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया गया और कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया गया,
इसी का जो रेशियो होता है उसको रेस्पिरेटरी कोसेंट बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी कोसेंट। आप ध्यान से समझना, रेस्पिरेटरी कोसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। मैंने बोला था कि जो रेस्पिरेशन होता है ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्रोडक्ट बने हैं उनका जब ऑक्सीडेशन होने लगता है तो रेस्पिरेशन होता है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट बने हैं जब उनका क्या होने लगता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है, तो क्या क्या होता है, तो एनर्जी निकलती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझना, फोटोसिंथेसिस के बाद बहुत ढेर सारी चीज बनते हैं। पहले प्राइमरी तो ग्लूकोज ही बनता है, C6H12O6 ही बनता है, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे कई बार फैट बन जाता है, कई बार प्रोटीन बन जाता है, कई बार कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, कई बार सप्लीमेंट बन जाता है, कई बार ऑर्गेनिक एसिड बन जाता है। ये कुछ भी बन सकता है। ठीक, अब ध्यान से समझना, अलग अलग जो बनेगा इसको तोड़ने में अलग अलग एनर्जी लगेगी। जैसे प्रोटीन टूटेगा तो थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगी, ये टूटेगा तो थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगी, और इन सब में ऑक्सीजन अलग अलग मात्रा में एब्जॉर्ब होता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग मात्रा में रिलीज होता है। इसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फैट का जो रेस्पिरेटरी कोसेंट होता है वो 0.7 हो, कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर कार्बन डाइऑक्साइड इसने एब्जॉर्ब किया तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये ऑक्सीजन डिस्चार्ज भी करेगा, तो इसका जो कोसेंट आएगा वो 1 आएगा। फैट का 0.7 होता है, प्रोटीन का 0.8 से 0.9 होता है, सकुलेंट का 0 होता है, क्योंकि सकुलेंट में काम ही नहीं होता है। मैंने बोला था ना, सकुलेंट में होगा ही नहीं। ऑर्गेनिक एसिड में 1 से कम होता है और या तो फिर 1.33 होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर 1.33 हो रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज कर रहा है और ऑक्सीजन कम एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर 1 हो रहा है तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही, और जितना ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। यही सब चीजें। तो ये अपना हो गया रेस्पिरेटरी कोसेंट के बारे में। बात करते हैं फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म होता क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू डे लाइट पीरियड स्पेशली फ्लावरिंग बिहेवियर इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म। ध्यान से समझना, कोई भी पौधा होता है ये लाइट के प्रति किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है अपने फ्लावरिंग में। ठीक, दूसरी भाषा में बोले कि पौधे में जब फ्लावरिंग होती है उस समय सनलाइट कैसी होती है, ये बिहेव करता है ये फोटो पीरियोडिज्म बिहेव करता है। ठीक, इसी को हम फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, जब पौधे का फ्लावरिंग टाइम होता है उस समय पौधे को किस टाइप की और कितनी देर तक की सनलाइट चाहिए, इसी को हम बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। ये पौधे का एक तरीका का रिस्पॉन्स होता है। पौधा ये कहता है कि फ्लावरिंग तभी होगी हमारे अंदर जब हमको इतना देर तक सनलाइट मिलेगी, तो इसी को क्या बोलते हैं, फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। द टर्म फोटो पीरियोडिज्म इज कॉइन्ड बाई गार्नर एंड एलार्ड। ये गार्नर और एलार्ड ने दिया था 1920 में। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि फोटो पीरियोडिज्म जो टर्म है ये किसने दिया था, तो गार्नर और एलार्ड ने दिया था, 1920 में दिया था। अब ये फोटो पीरियोडिज्म जो होता है इसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है और इसमें 3 कैटेगरी होती है। एक शॉर्ट डे प्लांट होता है, एक लॉन्ग डे प्लांट होता है और एक डे न्यूट्रल प्लांट होता है। तो शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है, सच प्लांट्स रिक्वायर द डे लेंथ लेस देन 12 आवर्स। अगर कोई एक ऐसा प्लांट है जिसको एक दिन में 12 घंटे से कम सनलाइट चाहिए, यानी कि जो दिन में जो सनलाइट मिलती है पौधे को, अगर 12 घंटे से कम सनलाइट उसको चाहिए तो उसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट डे प्लांट। और अगर 14 घंटे या उससे ज्यादा की सनलाइट किसी पौधे को चाहिए तो उसको लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। ठीक, अब शॉर्ट डे प्लांट में तंबाकू आता है, सोयाबीन, राइस और जनरली खरीफ सीजन की क्रॉप होती हैं और ये ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं। ध्यान से समझो, खरीफ की जो क्रॉप होती है इनका जो फ्लावरिंग टाइम होता है वो विंटर सीजन होता है। ठीक, खरीफ का जो फ्लावरिंग होती है जैसे धान है या फिर सोयाबीन है या तंबाकू है, इनका जो फ्लावरिंग का सीजन होता है वो विंटर सीजन होता है।
और ऑब्वियस सी बात है कि विंटर सीजन में जो दिन होता है वो छोटा होता है, तो दिन छोटा होगा तो सनलाइट कम मिलेगी। ठीक, तो ये शॉर्ट डे प्लांट हो गया। उसी का जस्ट अपोजिट लॉन्ग डे प्लांट होता है। सच प्लांट रिक्वायर मोर देन 12 आवर डे लाइट फॉर द फ्लावरिंग इनिशिएशन, पौधे में फल वो निकलने में। अब इसमें ध्यान से समझना, जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं इसमें जो फ्लावरिंग होती है ये आपकी गर्मियों में होती है। कब होती है? समर सीजन में होती है। जैसे बार्ले है, वीट है, शुगर केन है, कैस्टर है, इन ये सब का कब होता है? जब थोड़ा दिन बड़ा होने लगता है, समर में। ठीक, अब ये कैसे होगा? जब समर में क्योंकि दिन लंबा होता है, सनलाइट थोड़ा ज्यादा देर तक रहती है, तो इसको हम लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। ये ज्यादातर किस में आते हैं? जो अपने जो रबी वाले सीजन की क्रॉप्स होती हैं वो सब इसमें आती हैं। अब डे न्यूट्रल जो प्लांट होते हैं, सच प्लांट आर अनअफेक्टेड बाय द डे लेंथ, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो दोनों चल जाता है। मतलब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो रबी और खरीफ दोनों में उगाए जा सकते हैं जनरली, उनको डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं। जैसे मेज है, इसको खरीफ और रबी दोनों में उगाते हैं। टोमेको है, बकवीड है, सनफ्लावर है, कॉटन है, कुकुम्बर है, ये सभी जो है ये डे न्यूट्रल प्लांट है। लेकिन जो अभी मैंने बोला कि इसको डे और मतलब इसको रबी और खरीफ में दोनों में उगा सकते हैं, ये जनरली मैंने बोला है। नहीं तो कई बार पूछा जाए कि कॉटन कैसी फसल है, तो कॉटन बेसिकली कैसी है? कॉटन खरीफ सीजन की फसल है। कुकुम्बर जो है ये आपकी जायद की फसल है, समर सीजन की। सनफ्लावर जो है ये खरीफ की फसल है। मेज जो है ये आपकी रबी की फसल है। टमाटर जो है आपकी ये आपकी ठंडी की फसल है, बोले तो रबी की फसल है। बकवीट जो है ये आपकी रबी की फसल। तो ये आप याद करना, नहीं तो आप ऐसे बोल दो कि डे न्यूट्रल है तो मतलब दोनों में ही उगाया जा सकता है। ये मेरा कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है, मैं जनरली बोल रहा हूँ। ठीक, जैसे आपका टमाटर है, उस ठंडी में भी मिलता है आपको मार्केट में और गर्मी में भी मिलता है, मतलब दोनों सीजन में ग्रो कर जाते हैं। जो बाजरा जो मक्का है ये बिहार में खरीफ सीजन में ग्रो किया जाता है, बाकी बाकी अधिकतर जगह पर रबी सीजन में ग्रो किया जाता है। तो डे न्यूट्रल प्लांट का केवल इतना ही मतलब है कि इसको इन इस टाइप के प्लांट को जो सन की लेंथ होती है, यानी कि दिन में जो सूरज निकल रहा होता है, सनलाइट की जो लेंथ होती है एक दिन में, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। कम मिलेगा तब भी काम चल जाएगा, 4-5 घंटे मिल रहा है तो भी चल जाएगा, और 14-15-16 घंटे मिल रहा है तो भी चल जाएगा। तो यही होता है अपना फोटो पीरियोडिज्म ऑफ प्लांट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करें अगर हमारा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो। जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सपोर्ट करिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।